हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और रेलवे ग्रुप डी में मैथ की तैयारी हमारे ऊपर छोड़ दिए होंगे। दोस्तों आज हम 17 अगस्त 2022 शिफ्ट थर्ड में जितने भी मैथ के सवाल पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2019 में उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। उसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमने 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा दिया है, 17 अगस्त 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा दिया है और 17 अगस्त 2022 आज थर्ड शिफ्ट है, इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी इस मोटिवेशन को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से कौन लगाएगा। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है मेरे यारो, वरना हमारी सफलता पर कौन इतराएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, मोटिवेशन मिलेगा और आराम से बढ़िया से और मन तन धन लगा के आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 याद रहे 17 अगस्त 2022 का ये हमारा जो पेपर है हमारा है शिफ्ट थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये सवाल कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें न आया हो। कहीं मूलों का योग पूछ लेता है तो कहीं मूलों का गुणनफल पूछ लेता है। बोल रहा है दोस्तों द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो दोस्तों मूलों का योग मतलब कि होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी बटा ए। और ये जो इक्वेशन हमारा है ये है फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में। यहाँ पे हमारे पास b का जो वैल्यू है वो हमारा है दोस्तों 7 और a का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा है 4। और फॉर्मूला में ही पहले से मुझे माइनस लगाना है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर का योग माइनस बी बटा ए बराबर माइनस 7/4 जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 में सही है। अगर यहाँ पे मोलों का गुणनफल पूछ ले दोस्तों तो वो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है दोस्तों बराबर किसके c बटा ए के। यहाँ पे c बराबर कितना है दोस्तों तो माइनस 21 है और ये बराबर कितना है यहाँ पे तो 4 है। तो अगर मूलों का योग पूछेगा तो -7/4, मूलों का गुणनफल पूछेगा तो -21/4। फिलहाल अभी सवाल मुझे ए पूछा है मूलों का योगफल तो वो हमारा होगा -7/4। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं दोस्तों। ये रिकरिंग का सवाल है, ये भी हर शिफ्ट में लगभग लगभग आ ही रहा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे है 0.16 के ऊपर बार प्लस 0.15 के ऊपर बार माइनस 0.13 के ऊपर बार। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये पूरा यहाँ पे हमारा 16 है तो ये पूरा 16 उतारेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे। एक के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक घटा देंगे और जितने के ऊपर बार है उतना 9 हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो एक संख्या 6 के ऊपर बार है तो हम लोग यहाँ एक बार 9 लिख देंगे। ठीक है और एक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार नहीं है एक पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0। प्लस यहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ पे हमारा है 15 तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे। और कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या के ऊपर देखिए यहाँ पे एक पर बार नहीं है तो यहाँ पे हम लोग एक घटा देंगे। उसके बाद हम लोग जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे। तो एक संख्या मतलब 5 के ऊपर बार है तो हम लोग एक बार 9 लिखेंगे और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग एक बार 0 लिखेंगे। माइनस करेंगे और यहाँ पे हमारा टोटल कितना है 13 तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे। एक के ऊपर बार नहीं है तो एक यहाँ हम लोग घटा देंगे और बटा में लिखेंगे जितने के ऊपर बार है मतलब एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे और एक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है अब इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है 16 में एक जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 15/90। ठीक है फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15 में एक जाएगा दोस्तों तो बचेगा हमारा यहाँ पे 14/90 माइनस 13 में एक जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पे 12/90। सबका दोस्तों एलसीएम लेंगे तो बचेगा 90 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 प्लस 14 माइनस 12।
तो 14 में 12 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और प्लस 15 हो जाएगा हमारा दोस्तों 17/90, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो ये होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तत्कालीन आयु की 6 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो बोल रहा है दोस्तों कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पिता की वर्तमान आयु x है और उसकी जो पुत्री है दोस्तों उसका वर्तमान आयु y है। सवाल के आधार पे बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, मतलब इसके पिता का जो आयु है वो 6 वर्ष पूर्व x - 6, ठीक है। बोल रहा है उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की, उसकी पुत्री का 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु का, तो 6 वर्ष पूर्व इसकी पुत्री का भी आयु का यहाँ पे होगा y - 6, ठीक है। y - 6 पुत्री की 6 गुनी थी। तो जैसे सवाल बोल रहा दोस्तों वैसे इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। फिर बोल रहा 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष इसके देखिए पिता की भी आयु में बढ़े जुटेगा और इसकी पुत्री की भी आयु में 3 वर्ष जुड़ेगा। बोल रहा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की, उसकी पुत्री की आयु की कितने गुना है दोस्तों? 3 गुना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब दोस्तों मुझे y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x - 6 और यहाँ पे हमारा 6y - 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों x + 3 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे 3y + 3 × 9। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग 6y यहाँ पे प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे इक्वेशन के तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x - 6y बराबर, ये जो -6 है दोस्तों ये बराबर के इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा और -36 है तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा 3y = के इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x - 3y होगा और इधर 3 है इधर 9 है तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिया। इसको मानते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में दोस्तों किसी भी हाल में इसकी पुत्री की तत्कालीन आयु मुझे ज्ञात करना है, वर्तमान आयु, मतलब y का वैल्यू मुझे निकालना है। अब किसी भी हाल में इक्वेशन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा x कट जाए और y ही बचे। अब दोस्तों इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में अगर देखेंगे तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में घटा देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा? यहाँ पे x है और यहाँ पे x है तो x में x घटेगा दोस्तों 0 बचेगा। यहाँ पे हमारा -6y है और यहाँ पे माइनस में घटाएंगे हम लोग -3y को, बराबर है दोस्तों तो यहाँ बराबर लिखेंगे और यहाँ पे -30 है और घटाएंगे यहाँ पे -6 को। अब दोस्तों -6y और यहाँ पे माइनस प्लस 3y हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा दोस्तों -3y और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -36, ठीक है दोस्तों। तो y बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 3 से कटेगा ये हमारा कितने बार में? 12 बार में, और माइनस है हमारा ये माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर हमारा दोस्तों हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में ना आए तो एक बार जरूर रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अगर बार बार मैं ही रिपीट करूंगा तो वीडियो को लेंथ ज़्यादा होगा जो कि आपको इरिटेट करेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे फीचर को एंजॉय कीजिए, वीडियो को बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। बोल रहा है मेरे प्यारे भाई कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, वो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। दोस्तों इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगा दोस्तों वो संख्या 2 से विभाज्य ऑटोमेटिक होगा ही होगा,
क्योंकि इस 4 में दोस्तों हम लोग का 2 गुना 2 शामिल है। तो ये जो 2 है दोस्तों, ये हमारा इसी में शामिल है ना, तो ये 2 को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोग मानते हैं कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वही संख्या दोस्तों 2 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों हम लोगों को बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है 2 अंकों वाली जो 4 से विभाज्य है। तो सबसे पहला संख्या दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा 12 है। 10 और 11 दोस्तों हमारा 4 से विभाज्य नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और सबसे अंतिम संख्या दोस्तों 2 अंकों की होती है हम लोग का 99, लेकिन दोस्तों 99 4 से नहीं करता है, तो हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अगर होता है दोस्तों 98, 98 दोस्तों हमारा 4 से नहीं करता, तो हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हम लोग का 97, और 97 भी 4 से नहीं करता है, तो हम लोग इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। फिर बचता है मेरे यारों 96, जो कि 4 से विभाज्य है, और 12 भी 4 से विभाज्य है। तो 12 4 से विभाज्य है, तो 4 इसमें और जोड़िएगा तो 16 भी 4 से विभाज्य होगा। 4 और जोड़िएगा तो 20 भी इससे विभाज्य होगा। 4 और जोड़िएगा तो दोस्तों 24 भी इससे विभाज्य होगा। तो ऐसे ऐसे दोस्तों हमारा 96 तक जाएगा, जो कि 4 से विभाज्य होगा। अब मुझे निकालना है कि 12 से लेके 96 तक कितनी संख्या जो 4 से विभाज्य है। तो इसका सीधा सीधा दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भाई, कि सबसे अंतिम डिजिट हमारा यहाँ पे सबसे अंतिम संख्या हमारा 96 है, तो 96 लिखेंगे। माइनस करेंगे सबसे फर्स्ट संख्या जो कि हमारा 12 है, और 4 से विभाज्य की बात कर रहा है तो 4 से भागा लगा देंगे, और इसमें मात्र लास्ट में दोस्तों हम लोग 1 जोड़ेंगे, और हमारा आंसर खचाक से आ जाएगा। 96 में दोस्तों अगर 12 घटाएंगे तो 6 में 2 बचेगा, तो हमारा जाएगा 4, 9 में 1 तो बचेगा हमारा यहाँ पे 8/4 + 1। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा 4 से 1 कटेगा हमारा 21 बार में, और +1 यानी कि हमारा हो जाएगा 22। तो दोस्तों सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या जो है, सॉरी, 2 अंकों की टोटल 22 संख्याएं ऐसी होगी दोस्तों जो हमारा 4 और 2 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप फ्री में यूट्यूब एजुकेशन का लाभ ले सकते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल ही आपको हमने बताया था ना ये द्विघात समीकरण का। देखिए एक सवाल और फेंक दिया एग्जामिनर ने। क्या बोल रहा है सवाल, उसको ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग 9 है, तो b का मान क्या होगा। दोस्तों मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास 9, ठीक है। ऐसे करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया है मेरे पास दोस्तों 9। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 9, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, -b/a बराबर 9। तो -b के जगह में दोस्तों यहाँ पे हमारा है -b, और -b को लिख देंगे यहाँ पे, और a के जगह में दोस्तों हमारा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों 5, बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 9। तो -b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। ए जो माइनस है इधर से इधर जाएगा, तो हमारा b बराबर कितना होगा दोस्तों, -45, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है मेरे यारों कि यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y समानुपात में है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इस x का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, और इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों x का वैल्यू पुट करते हैं तो 5 और 2 हो जाता है हमारा 7। यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 दूना 4 और 7 होता है हमारा 11, और यहाँ 2 पुट करते हैं तो 6 दूना 12 और 9 होता है हमारा 21, और यहाँ पे हम लोग का है y, ठीक है। अगर ये सभी समानुपात में है मेरे प्यारे भाई, तो होगा हमारा 7/11 बराबर 21/y के। 7 से कटेगा दोस्तों 3 बार में, और ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y बराबर होगा हमारा 11 × 3 बराबर 33, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हम लोग का सही है, ठीक है।
दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों इतने लंबे सवालों को देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना है। आपके पास 90 मिनट का समय होता है एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी का अगर पेपर दोगे तो वहाँ पे इस तरह के सवालों को 2-4 मिनट देने से आपका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, 1 नंबर कन्फर्म बढ़ेगा। देखिए इसमें समय थोड़ा लगेगा। एक एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई कि ए जो है सो किसी साड़ी को 11 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी साड़ी को दोस्तों 20 दिनों में पेंट कर सकता है और सी उसी साड़ी को दोस्तों 55 दिनों में पेंट कर सकता है। तो ये सभी का दोस्तों हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम तो कितना होगा, 11 और 55 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 55, और 55 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से कटेगा हमारा 5 से 11 बार में, 5 से 4 बार में, तो 11 चक 44, 25 मतलब हो जाता है हमारा 220। तो 220 दोस्तों हमारा इसका हो जाएगा टोटल क्षमता। ठीक है, ये आप टाइम एंड सॉरी ये हाँ ये आपका सवाल है दोस्तों, इसका दिन वाले सवाल है। इस तरह के सवालों को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि यदि वे कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता करता है। मतलब दोस्तों मान लीजिए कार्य पहला दिन हुआ, फिर कार्य दोस्तों दूसरा दिन हुआ, फिर कार्य हमारा दोस्तों तीसरा दिन हुआ, फिर कार्य हमारा दोस्तों चौथा दिन हुआ, कार्य हमारा 5वां दिन हुआ, और जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होता है तब तक कार्य चलता रहेगा दोस्तों। तो पहला दिन बोल रहा है दोस्तों, मतलब विषम संख्या वाले दिन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बी द्वारा ए की सहायता प्रदान कर दी जाती है। तो ए जो है दोस्तों इसको सहायता कौन करता है, बी करता है। कौन सा दिन में, विषम वाले दिन में। बोल रहा है प्रत्येक सम संख्या वाले दिन है, मतलब दो जहाँ पे आ रहे सम संख्या वाले दिन है ना, तो इसमें जो दोस्तों वो हमारा सी जो है सो किसका हेल्प करता है, ए का हेल्प करता है। फिर दोस्तों विषम संख्या वाले दिन में बी किसका हेल्प करता है दोस्तों, तो ए का हेल्प करता है। फिर अगले सम संख्या वाले दिनों में दोस्तों सी किसका हेल्प करता है दोस्तों, तो ए का हेल्प करता है। और ऐसे ही जब तक काम खत्म ना हो जाए तो प्रत्येक सम संख्या वाले दिन में सी जो है सो ए का हेल्प करेगा और विषम संख्या वाले दिन में बी जो है वो ए का हेल्प करेगा। तो दोस्तों पहला दिन कार्य कितना होगा, पहला दिन कार्य दोस्तों ए और बी का क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ए कोई कार्य को 11 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, इसका क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, यहाँ पे हमारा दोस्तों हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। तो पहला दिन दोस्तों ए और बी दोनों कार्य कर रहा है, तो 20 और 10 30 और 1 31 कार्य होगा हमारा पहला दिन। दूसरा दिन दोस्तों हमारा सी और ये कार्य कर रहा है, ए सी और ये कार्य कर रहा है, तो दूसरा दिन कितना कार्य होगा, 20 और 4 24 कार्य। इसी तरह दोस्तों तीसरा दिन ए और बी कार्य कर रहा है, तो कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, 31 कार्य। ठीक है, और ऐसे ही चलता जाएगा दोस्तों जब तक पूरा हमारा कार्य कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो इस पूरे 2 दिन में दोस्तों हमारा कार्य कितना हो रहा है दोस्तों, 31 और 4 35 45 55। यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 डेज में दोस्तों कार्य जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है 55 कार्य। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलेंगे दोस्तों कोई बात नहीं है, ये 4 को इधर भी काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं, फिर 2 दिन में ही 55 कार्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 4 से गुना करने का कोई हमारा मकसद है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 डेज, और यहाँ 55 गुना 4 होता है दोस्तों 5 जगह 20 200 और 5 जगह 20 220 कार्य। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि 8 दिन में हमारा 220 कार्य कंप्लीट हो गया है, और यहाँ भी दोस्तों हमारा कार्य कितना कंप्लीट करना है, 220 ही। तो टोटल 220 कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 8 दिन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए आप लोग समझ गए होंगे, हमको किसी भी हालत में कार्य को 220 तक पहुँचाना है।
ठीक है, तो इधर भी 4 से गुना कर दिए और इधर भी 4 से गुना कर दिए, तो 4 दूना 8 दिन में हमारा 220 कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। दोस्तों मान लीजिए वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा हमारा x रुपया में, और इसने इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% बराबर भाग खर्च कर दिया, मतलब 1/10 खर्च किया है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा हमारा 11/10 इसका स्कूटर का टोटल मूल्य। दोस्तों 10% के बराबर ये खर्च किया है और टोटल पहले इसका स्कूटर का दाम हम रखे हैं क्रय प्राइस x रुपया। अगर ये 10% खर्चा किया तो हमारा 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो 10 और 1 11/10 होगा। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि उसने स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेच दिया। कितने लाभ पर बेच दिया? 2200 रुपया के लाभ पर बेच दिया। लेकिन 2200 रुपया लाभ पर बेचा दोस्तों, लेकिन एक्चुअल लाभ कितना है दोस्तों यहाँ पे 20% का। तो 20% का वैल्यू होता है दोस्तों हमारा 1/5। ठीक है, तो बोल रहा है उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। मरम्मत पर दोस्तों हम लोग को खर्च किया वो x का 1/10, या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं x का 10% खर्च किया है। मतलब जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है स्कूटर का, उसका 10% ये आदमी खर्च किया है किस पर? इसकी मरम्मत पर। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 11 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200, और यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 25 50 × 200, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे 3 0। तो दोस्तों स्कूटर का मेरा क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा निकल गया दोस्तों कितना 10,000 रुपया। ठीक है, बोल रहा है तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तो मरम्मत पे दोस्तों जितना इसका क्रय मूल्य है उसका 10% खर्चा किया। तो क्रय मूल्य हमारा है दोस्तों यहाँ पे 10,000, तो इसका 10% खर्चा किया है दोस्तों। 10% मतलब ये परसेंट से जैसे लगाएंगे यहाँ 2 0 हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों हमारा 1 2 0 और 1। ये हमारा दोस्तों हो जाएगा क्या, मरम्मत पे उन्होंने मरम्मत पे कितना खर्च किया दोस्तों, तो 1,000 रुपया खर्च किया है, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं? रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वरना कभी कभी रिकॉर्डिंग चालू कर दो, हुआ ही नहीं, पूरा लेक्चर खत्म और नुकसान मेरा कि डबल रिकॉर्ड करना पड़ जाए। अब दोस्तों लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। राम की आयु मेरे प्यारे भाई 55 साल है और सोम की आयु हमारा दोस्तों 25 साल है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि कितने साल पहले, मतलब मान लेते हैं कि हम लोग x साल पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सोम की आयु दोस्तों अगर 1 है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55 माइनस एक्स बराबर 25 तिया 75 - 3x। ठीक है, अब ये -3x इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 2x, और यहाँ पे 75 में 55 घटेगा तो बचेगा हमारा 20। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10। तो 10 वर्ष के पहले राम की आयु सोम की आयु का कितना होगा 3 गुना होगा। x बराबर कितना आ गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा पॉज करता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा पानी। तो दोस्तों पानी पी लिया हूँ मैं, अब फिर से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा दिया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 तक आते हैं। दोस्तों ये हमारा है ग्राफ का सवाल। क्या बोल रहा है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बोल रहा है भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, सॉरी भौतिक विज्ञान दोस्तों, मतलब कि ये हमारा फिजिक्स का बात कर रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान का मतलब ये हमारा केमिस्ट्री का बात कर रहा है, और जीव विज्ञान का मतलब ये हमारा बायोलॉजी का बात कर रहा है।
उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा बॉयज है और ये हमारा गर्ल है। बोल रहा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फिजिक्स में दोस्तों यहाँ पे गर्ल देखेंगे तो यहाँ पे टोटल ये हमारा कितना पास हुई है, तो 135। अनुपात मतलब ऐसे साइन देंगे। केमिस्ट्री में हमारे कितनी गर्ल्स पास हुई हैं, तो 195। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 195। फिर हमारा आता है दूसरा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में कितनी लड़कियां पास हुई हैं, तो 165। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 165। अनुपात बोल रहा है दोस्तों, तो इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35। यहाँ पे 5 तिया 15, 5 9 45, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब इसको काटेंगे हम लोग 3 से, 3 9 27 और 3 से 13 तिया 39 और 3 से 11 तिया 33। तो ये तीनों का अनुपात कितना आ गया, 9:13:11। दोस्तों बहुत हार्ड सवाल आते नहीं है, बट प्रैक्टिस का काफ़ी आपको ज़रूरत पड़ता है सवाल को जल्दी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में समय लिमिट रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 11 पे, 10 हो गया ना। अब दोस्तों बोल रहा है कि 18.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे घनाभ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हमने एक घनाभ बना दिया। अब बोल रहा है कि इसके सभी भागों को पेंट करना है। सभी भागों को पेंट करना है मतलब ये भाग देखिए इसका, आप लोग इसको पेंट करना है मुझे, ठीक। ये भाग ये देखिए इसका, इसको पेंट करना है मुझे। ये भाग इसको देखिए, इसको इसको भी मुझे पेंट करना है। और इधर वाले भाग इसको, ऊपर वाले नीचे वाले। दोस्तों इस तरह के सवाल जहां भी आएगा कि इस घनाभ को पेंट करना है, इसको मैं पहले चेंज करता हूँ यार, पेन में आके दोस्तों बोलेगा कि विमाओं वाले एक घनाभ के सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है सरफेस एरिया का 2 × LB प्लस BH, सॉरी इसको अच्छा से लिखता हूँ मैं, BH प्लस HL, जहाँ L से हो गया लंबाई, B से चौड़ाई और H से दोस्तों हो जाता है हाइट हमारा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो विमा इसका जो ये हमारा है लेंथ, ये हमारा है ब्रेथ और ये हमारा है हाइट। जब भी इस तरह से 3 बार में संख्या लिखा रहेगा तो पहला संख्या को आप लंबाई मानिएगा, दूसरा संख्या को चौड़ाई मानिएगा और तीसरा संख्या को ऊंचाई मानिएगा। विमाओं वाले घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना, पेंट किए जाने वाले भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बोल रहा है कि इस पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि पृष्ठ वाले क्षेत्रफल को ही तो हम लोग रखते हैं। ये देखिए ये हमारा दोस्तों घनाभ है, तो इधर वाले भाग को, फिर इधर वाले भाग को, इधर वाले भाग को, इधर वाले भाग को और इधर वाले भाग को मुझे पेंट करना है। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 2 टाइम L हमारा यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो 18.5। B कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा है 12.5। फिर यहाँ पे B कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा है 12.5। फिर यहाँ पे H कितना है दोस्तों, यहाँ पे है 10। फिर यहाँ पे H कितना है दोस्तों, 10। फिर L कितना है दोस्तों, 18.5। तो बस इसी को सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पे 18.5 और 12.5 को थोड़ा कैलकुलेशन टफ टाइप का है, जिसको ऐसे लिखेंगे 18 प्लस 0.5 गुने 12.5 कर देंगे दोस्तों, ठीक। तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या होगा, 18 × 5 = 90, 18 × 2 = 36 और 9
45 और 18 के 18 4 22, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे बैठा देंगे ऐसे, और 0.5 गुने 12.5 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6.25, तो 225 और 6 231.25 आ गया हमारा किसका वैल्यू, 18.5 गुने 12.5 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको गुना किए हैं यहाँ पे तो हमारा आ गया कितना 231.25, ठीक है, प्लस 125 को 12.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, एक कटेगा तो हमारे यहाँ पे बचेगा 125, यहाँ पे ये 10 से गुना करेंगे तो ये कटेगा और ये हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 185। अब सबको जोड़िए दोस्तों, 5 और 5 10 और 1 11, 8 है 1 9, बाकी वाला जो है सो 9 और 2 11 और 3 14, बाकी यहाँ तक 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, और ये 0.525 है तो यहाँ पे 0.25 करेंगे, गुना में करेंगे यहाँ पे हम लोग 2, तो 541 गुने 2 मतलब 1082, और 0.25 गुने 2 करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ 0 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 में दिया हुआ है। दोस्तों ये मेंसुरेशन का सवाल था। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 11 बजे रात को, सुबह कल ड्यूटी जाना है 5 बजे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बस वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मन तन धन से आपको पढ़ाने में, आपको एक मतलब मैथ में बेहतर बनाने में, आपको गवर्नमेंट जॉब तक का सपना दिखाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं दोस्तों। बोल रहा प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाली एक समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज मतलब दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो हमारा एरिया होता है ए होता है, वो होता है हमारा दोस्तों √3/4 साइड स्क्वायर के बराबर के, ठीक है। तो यहाँ पे √3/4 लिखते हैं और साइड हमारा दोस्तों कितना है 14 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 गुणे 14, ये 4 से काटेंगे दोस्तों 2 बार में तो ये 7 कटेगा, ये 2 बार में काटेंगे तो हमारा 7 कटेगा, तो 7 7 49√3 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। बोला दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 434 है, यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। एलसीएम हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे हमारा 434 और HCF है दोस्तों हमारा यहाँ पे 7। पहली संख्या दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 है और दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम लोग x। 14 से अगर देखेंगे तो 7 गुना हो जाएगा हमारा 14 और 2 से इसको काटेंगे तो 21 दूना 42 और 7 217। दोस्तों हमारा x बराबर मतलब दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 217, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोला दोस्तों एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। मान लेते हैं दोस्तों इस पुस्तक का हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा 100x है। इसका 14% अगर हानि पर बेचेगा दोस्तों, 14% हानि पर अगर पुस्तक को 14% का हानि पर अगर दोस्तों पुस्तक को बेचेगा तो 100 में 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 86x में पुस्तक को क्या करेगा वो बेचेगा। बोला यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब ये जो 86x में बेच रहा है इसमें अगर दोस्तों हम लोग 100 का वृद्धि कर दें तो उसे 6% का लाभ होता है। मतलब इसका क्रय मूल्य 100 है, 100x है तो 6% का लाभ मतलब 106% के लाभ के बराबर होगा। तो बोला पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हुआ, इतना में ये वस्तु को बेच रहा है तो इसको कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों 100
x का 106% का। तो पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब 100x का मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक मेरे भाई, तो ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा हमारा 106x और यहाँ पे बचेगा हमारा 86x। तो 86x यहाँ पे हमारा हो जाएगा 106x माइनस यहाँ पे 86x हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे 100 का 100, तो 14 और 6 20x बराबर हमारा है 100। अब यहाँ से हमारा निकालना है 100x मतलब वस्तु का क्रय मूल्य, तो इधर भी गुना करेंगे हम लोग 5 से और इधर भी गुना करेंगे हम लोग 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100x बराबर 100 पचे 500, और इसी को हम लोग माने हैं उसमें इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 500, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये हमारा है दोस्तों लाइन एंड एंगल का सवाल, ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल का सवाल है ज्योमेट्री का। बोला नीचे दी गई आकृतियों में एल एम के समानांतर है, मतलब ये जो हमारा है प्यारे भाई वो इसके बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है। तो बोला 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप लाइन एंड एंगल को बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये x प्लस 105 का जो वैल्यू होगा दोस्तों ये हमारा 180 के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ए जो यहाँ पे 60 डिग्री है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे का वैल्यू होता है दोस्तों 180 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा होगा दोस्तों 120 डिग्री। अगर बहुत ज़्यादा बारीकी से और बढ़िया से पढ़े होंगे दोस्तों तो अल्टरनेट एंगल मतलब ये 120 डिग्री और नीचे वाला y दोनों बराबर होता है, मतलब y बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। बोल रहा है 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ से हमारा अगर देखेंगे इसमें तो x प्लस 105 बराबर 180 है, तो x बराबर हमारा हो जाता है दोस्तों 75 डिग्री। अब यहाँ से लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि 2x प्लस वाई का वैल्यू निकालो, तो x बराबर कितना है दोस्तों 75, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गुना 75 प्लस y बराबर कितना है दोस्तों 120, तो लिखेंगे 120। 75 गुना होता है दोस्तों यहाँ पे हमारा 150 और यहाँ पे होता है हमारा 120, तो 15 12 होता है दोस्तों 27 और 0 का 0 उतर जाएगा, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू दोस्तों हमारा 270 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बुरा एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दर से 6 वर्ष के लिए क्या क्या इन्वेस्ट किया मतलब निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि आपका जो P है प्रिंसिपल है और रेट है और कितने दिन के लिए आप इसको पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका गुणनफल होता है बटा हमारा 100 होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बोल रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे किसी सबसे पहले निकालेंगे लोग SI। बोल रहा है 75,000 की धनराशि है। कितने की धनराशि है मेरे दोस्तों 75,000 की धनराशि है और 7.5% के दर से 6 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ बोल रहे हैं मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ब्याज निकालेंगे, मूलधन तो हमारा सबसे पहले 75,000 तो है ही है, तो इसको भी लोग पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भागा लगाते हैं दोस्तों लोग 100 से, 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 750 गुने ये 7.5 गुने 6 करेंगे तो 7 छक 42 और 0.5 गुने 6 मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45। अब इसको गुना करेंगे तो 25 25 5 7 35 और 2 37 और 20 47 और 10 57 और 7 चक 28 और 5 33 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इतना। तो ये हमारा दोस्तों हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप लोग गुना करने अगर नहीं जानते होंगे तो समझिए आप बहुत पीछे हैं रेस में दोस्तों, इसको सीखिएगा।
गुना करने कम से कम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई आगे 37,750 और मूलधन हमारा पहले से कितना है वो दोस्तों 75,000। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 75,000 प्लस 33,750, तो 0,5,7,5,3,8 और 7,3,10, तो 1,08,750 रुपया दोस्तों हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल मिश्र धन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है मेरे प्यारे 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 भाई कि x और y, चलो यारो, x और y एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिन, मतलब एक दिन x काम किया तो एक दिन y काम किया, फिर दूसरे दिन x काम किया, फिर तीसरे दिन y काम किया, दिनों में कार्य करते हैं जिसमें x पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले दोस्तों x हमारा है और एक पार्टनर हमारा y है। ये x भाई साहब मेरा 8 दिन में कार्य कंप्लीट करता है और y भाई साहब हमारा वही कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। सबसे पहले टोटल कार्य निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम होगा हमारा 12, 24, ठीक है। तो x का क्षमता है मेरे दोस्तों 3 का और y का क्षमता हमारा यहाँ पे 2 का। पहला दिन बोल रहा कार्य x स्टार्ट करता है, तो पहला दिन कार्य x स्टार्ट किया, दूसरा दिन हमारा कार्य दोस्तों y स्टार्ट किया, तीसरा दिन फिर हमारा कार्य को x स्टार्ट किया और चौथा दिन फिर हमारा कार्य को y स्टार्ट किया, और ऐसे चलता रहेगा जब तक ये पूरा 24 कार्य कंप्लीट ना हो जाता हो। तो पहला दिन अगर x कार्य किया मेरे प्यारे भाई, तो x का क्षमता कितना है 3, तो पहला दिन x 3 काम करेगा। दूसरा दिन y कार्य कर रहा है तो इसका क्षमता कितना दोस्तों, तो 2। तीसरा दिन फिर x कार्य कर रहा है, इसका क्षमता कितना दोस्तों, तो 3। चौथा दिन फिर y कार्य कर, इसका क्षमता दोस्तों कितना है 2। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि हर दूसरे दिन में ये चीज रिपीट हो रहा है। पहला दिन 3 कार्य, दूसरा दिन 2 कार्य, तीसरा दिन फिर 3 कार्य, चौथा दिन फिर 2 कार्य, तो हर दूसरे दिन ये चीज पैटर्न हम लोग का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमारा 2 दिन में जो है वो हमारा कार्य हो रहा है दोस्तों 5 कार्य, ठीक है। अब हमको किसी भी हाल में इस 24 तक पहुंचना है मेरे यारों। तो अगर इधर भी दोस्तों हम लोग 4 से कम गुना कर दें और इधर भी 4 से गुना कर दें, तो टोटल 8 दिन में दोस्तों 5 20 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे कार्य दोस्तों 24 करना है, तो फिर से दोस्तों यहाँ पे एक 3 कार्य कर देगा हमारा, 3 कार्य करेगा कौन, x से अगर चालू हुआ है तो y से खत्म होगा ना। तो फिर ये पूरा साइकिल हमारा चला है टोटल 8 दिन का, तो 9वां दिन जो है दोस्तों यहाँ पे 9वां दिन फिर से हमारा कार्य x करेगा और 10वां दिन फिर से हमारा कार्य y करेगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5 से भी गुना कर सकते थे, लेकिन 5 से गुना क्यों नहीं किए, हो जाएगा यहाँ पे 25 और 25 कार्य में मुझे 24 कार्य ही करना है, तो 4 से हम लोग इसीलिए गुना किए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोल रहा 3 कार्य हमको और हमारा 20 कार्य हो चुका है, लेकिन करना मुझे 24 कार्य, तो 20 कार्य हमारा 8 दिन में हुआ है, तो 9वां दिन में x कार्य करेगा, 10वां दिन में फिर y कार्य करेगा ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगर 9वां दिन x कार्य कर रहा है तो हमारा एक दिन और बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल कितना है 8 दिन है ना, एक दिन हमारा और ऐड हो जाएगा, और इस दिन जो है हमारा है x कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। अब हमारा हो गया 20 और 3 23 कार्य। अब एक कार्य हमारा और बच गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक कार्य यहाँ पे हमारा और बच गया है, और एक कार्य कौन करेगा, तो दोस्तों हमारा ये y दोस्त करेगा, y का क्षमता है मेरे प्यारे भाई 2 का। ये एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो इसको एक दिन में एक ही कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, आधा कम लगेगा। आप पूरे एक दिन में 2 किलो आलू खा जाते हैं, अगर आपको एक ही आलू खाने के लिए मिलेगा तो आप आधा दिन में कंप्लीट नहीं कर देंगे। ऐसे ही
ये वाई हमारा एक दिन में 2 कार्य कर लेता है, लेकिन ये बेचारों को बोलता है यार सारा काम खत्म हो गया है, एक ही काम बचा है और एक ही काम तुम्हें करना है, तो ये आधा टाइम में ही कंप्लीट नहीं कर देगा। तो दोस्तों एक कार्य जो और बच गया है वो ये बेचारा हमारा आधा दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो टोटल दिन हो गए 8 और 1 9, 9 सही 1/2 दिन टोटल होते हैं। और इतने दिनों में दोस्तों हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है कितना, 24 कार्य। तो 9.5 दिन में कितना कार्य हो गया हमारा, 24 कार्य, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत किया हूँ समझाने के लिए, अगर इसके ऊपर एक लाइक ठोक देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर एक्सप्लेनेशन करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। बोल रहा है मेरे ओरो दोस्तों, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। कितना यात्रा करता है वो मुझे पता नहीं, इसको मान लेते हैं x यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला 3 घंटा में ये हमारा दोस्त 80 किलोमीटर चलता है और दूसरे 2 घंटे में ये हमारा दोस्त x किलोमीटर दूरी तय करता है, मुझे पता नहीं इसलिए हम लोग x मान लिए। बोल रहा है इसका औसत चाल 30 है, कितने घंटे में दोस्तों, तो यहाँ पे है 3 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा, तो इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो 80 प्लस x बराबर 30 बचे हो जाएगा हमारा 150, x बराबर हो जाएगा 70। तो यहाँ पे 2 घंटे की यात्रा ये दोस्त हमारा किया, वो कितना यात्रा किया है दोस्तों, x बराबर 70 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। त्रिभुज है भाई, सर्वांग समता से सवाल है हमारा, कंग्रुएंसी से। देखिए बोल रहा है एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी डी। ए बी सी मतलब ए एंगल और ए एंगल बराबर है, बी सी बराबर बी डी है। ए हमारा जो बी सी है, ए हमारा है बी डी, सॉरी ए हमारा दोस्तों बी डी बराबर है। और ए जो भुजा हमारा ए बी है, हम लोग खुद ही देख पा रहे हैं, ये जो हमारा ए बी है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो नहीं कर सकते ये हमारा साइड फिर एंगल और ये पूरा साइड, साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे भाई त्रिभुज ए बी सी जो हमारा है वो कंग्रुएंट है त्रिभुज ए बी डी के। अब सवाल क्या बोल रहा है कि एंगल सी ए बी किसके बराबर है, ये जो हमारा एंगल ये बोल रहा है, एंगल ये वाला एंगल बोल रहा है वो किसके बराबर है, त्रिभुज सॉरी सर्वांग समता किसके, किस त्रिभुज के, बोला त्रिभुज सी ए बी किसके सर्वांग समता है। बोल रहा सी ए बी, ये दोनों त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा ये है और फिर दूसरा त्रिभुज हमारा, इसको ऐसे इससे रंगते हैं, दूसरा त्रिभुज हमारा दोस्तों ये है। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग साइड एंगल साइड से क्या कर दिए हैं, कंग्रुएंट कर दिए हैं। कंग्रुएंट का मतलब इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग समता कर दिए, सर्वांग सम कर दिए हैं। तो ए त्रिभुज का जो एंगल होगा वही इस त्रिभुज के एंगल के बराबर होगा, इस त्रिभुज का जो भुजा का लंबाई होगा वही इस त्रिभुज के भुजा का लंबाई होगा। सर्वांग समता का ये नियम है। अब उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी के आधार पर चलेंगे। बोल रहा एंगल, बोला त्रिभुज सी ए बी, सी इधर का सी अगर हमारा दोस्तों ये है तो इधर का ये हमारा डी के बराबर है। यहाँ देखिए सी जो हमारा है ये डी के बराबर है, तो सी जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डी के। फिर बोल रहा है यहाँ पे ए हमारा किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पे तो ए के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए जो हमारा है ए के बराबर है। यहाँ पे उसके बाद है बी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा बी किसके बराबर है, तो ये हमारा बी के बराबर है, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे बी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा त्रिभुज सी ए बी जो है वो किसके सर्वांग सम है, तो डी ए, यहाँ से देखेंगे डी और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी के बराबर है, ऑप्शन नंबर
2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। थोड़ा मैं फिर पानी पी लेता हूँ दोस्तों, प्यास बहुत लगती है क्योंकि अभी गर्मी। दोस्तों पानी मैं पी लिया हूँ और सवालों का धज्जियां उड़ाने के लिए आ गया हूँ। क्या बोल रहा है, जल्दी से सवाल देखते हैं। बोल रहा है अरुणा की एक छोटी बहन है। ठीक है भाई साहब, अरुण तुम्हारी एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। मान लेते हैं दोस्तों ए हमारा है एक सॉरी ए हमारा है दोस्तों अरुणा और इसकी एक छोटी बहन है। ठीक, वो अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। मान लेते हैं दोस्तों कि अरुणा की आयु x है, तो इसकी बहन की आयु बोल रहा है अरुणा से कितना कम है, 8 वर्ष कम है। ठीक है, बोल रहा यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, मतलब ax माइनस 8 बराबर 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब इस x का वैल्यू निकालिए। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में हमारा 8 है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, वो 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। तो 26 वर्ष किसका उम्र आ जाएगा दोस्तों, x का, और x उम्र कितना किसका है, तो अरुणा का है, और वही अरुणा का मुझे वर्तमान आयु निकालने बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दिल्ली वाला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 पर आते हैं। मतलब बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों को देखे घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों हमको x का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए पावर में बेस में हमारा 2 है, यहाँ बेस में 4 है, बेस में 8 है, बेस में 16 है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सभी के बेस को हम लोग बराबर करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई साहब लिखा हुआ है 2 के पावर x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 4 के पावर 12, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसका पावर 12 गुने, यहाँ पे 8 के पावर 3 है तो इसको 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसका पावर 3 जो लिखा हो पहले से। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसका ओवरऑल पावर हमारा 11 जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर x और ये 2 गुने 12 हो जाएगा तो 2 के पावर हो जाता है हमारा 24 गुने ये 3 तिया 9 हो जाएगा तो 2 के पावर हो जाएगा हमारा 9 और ये 2 के पावर 11 चक्का 44। यहाँ पे देखेंगे तो सबका बेस सेम है तो पावर 2 को हम लोग यहाँ बेस को 1 रखते हैं और सबको जोड़ते हैं। 24 प्लस 9 कितना हो गया, 33 और प्लस x तो हो जाएगा हमारा 33 प्लस x बराबर 2 के पावर 44। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस बराबर है, मतलब ये 33 प्लस x बराबर 44 के हैं। x बराबर हमारा हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए बी बिहार वाला क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। बिल्कुल ही सवाल, x बराबर 3 और y बराबर 2 है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह में यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर, x की जगह में 3 बैठाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह में 2 बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो 9 और 4 13 बराबर 9 में 4 जाएगा तो 5, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 13/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, त्रिकोणमिति का सवाल आपका यहाँ पे घुसा दिया है। ये सवाल दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा। इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला कि इस थीटा का वैल्यू पुट कर दें या फिर इस पूरे इक्वेशन को ही अच्छा से सॉल्व करके आंसर तक आना है। 1 प्लस साइन थीटा की कॉट थीटा की 1 प्लस कॉस थीटा, किसी में से एक जो भी आ जाए उसको लाना है बराबर करने के लिए। आजा मेरे प्यारे भाई, आजा, इसका धज्जिया उड़ाते हैं लोग।
बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। इस ए को ले जाएंगे पहले ऊपर में, यहाँ हमको ए का वैल्यू निकालने बोला ना, तो ए को ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ होगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने देते हैं दोस्तों, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको कोसेक और कॉट को हम लोग कन्वर्ट करके कॉस में लाएंगे, क्योंकि हमारा कॉस में या फिर साइन में लाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि कोसेक में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऊपर में देखिए हमारा कॉस है और यहाँ नीचे में कोसेक और कॉट है, तो हम लोग कॉस में ही बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर कॉस कॉस कटेगा तो कुछ वैल्यू मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इधर से लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, सॉरी, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस सभी का एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए कितना है 1 है प्लस कितना यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम कितना यहाँ पे टू टाइम कितना है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी को इस खाली जगह में लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह कमी है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भागा में है, यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में डिवाइड बाय, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है यहाँ पे, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर है। अब इसको एक स्टेप में थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो हमारा है सो ये अलग है, इसको ये जो हमारा है ना ये हमारा अलग है, इसी को हम लोग ऊपर बढ़ाए हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस और ये 1 माइनस कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। कहीं आंसर में है हम लोग पूरा डेटा को काट दिए हैं, बच रहा है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, कहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा सही आंसर होगा 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस थीटा के जगह में कुछ वैल्यू पुट कर दें, ये बोला न्यून कौन है, तो
30 डिग्री पुट कर दें या फिर 45 डिग्री पुट कर दें या फिर 60 डिग्री पुट कर दें, कुछ यहाँ पे जीरो नहीं पुट करना है, जीरो पुट करने से इनफाइनाइट बन जाता है ना, दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको बाय वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, बाय वैल्यू पुटिंग मेथड से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं इस पहले इसको हम लोग डिलीट मारते हैं, मतलब हटाते हैं। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, लंबा थोड़ा है। उसके बाद हम इसको वैल्यू पुट की मेथड से दूसरा मेथड से बताएंगे कैसे सॉल्व करना एग्जाम में। दोनों थोड़ा लेंदी ही है दोस्तों, सवाल 26-27 में एक दो रखते हैं थोड़ा सा। अब इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है। डिलीट हो जा भाई। डिलीट कर रहा हूँ इसको। दोस्तों हम लोग यहाँ पे थीटा के जगह में पुट थीटा बराबर करेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं सवाल को सॉल्व करके। ये हमारा ए का वैल्यू निकालना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 पुट करते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो √3/2 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोसेक 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 2 होता है, ध्यान रखिएगा। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है दोस्तों 2, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3, ठीक है, याद रखिएगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं 2 माइनस कॉट 30 का वैल्यू कितना है √3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3, ये बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 + 3 माइनस 2 दूना 4 √3, ठीक है। थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 3 7 माइनस 4√3। दोस्तों इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाने के लिए, तो नीचे ऊपर हम लोग गुना कर देंगे 7 + 4√3 से, 7 + 4√3 से, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा सा ऊपर लेके आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 माइनस √3 है, मल्टीप्लाई करना है मुझे 7 + 4√3 से, डिवाइडेड में है हमारा 2, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो 7 7 49 में 4 4 16 3 48 घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 दूनी 14 और 4 दूना 8√3, ठीक है, माइनस 7√3 माइनस 4 × 12 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 2, ठीक है।
यहाँ पे शायद मेरा फेस आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो मैं इस डेटा को, इसको फिर से उठा के इस पूरे को यहाँ से ले आता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है 14 में 12 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में 7 जाएगा तो √3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 में 2 कटेगा तो 1 प्लस √3/2 हमारा इसका आंसर आया है। अब ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ साइन 30 का वैल्यू होता है दोस्तों कितना, 1/2, तो ये हमारा 1 और 1.5 जोड़ के हो रहा है हमारा दोस्तों 1.5, 1 प्लस √3/2 से मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। cot 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3, जो कि ऑप्शन से मैच कर रहा नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 1 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों हमारा √3/2, यानी कि 1 प्लस √3/2, और ये हमारा ऑप्शन से भी मैच कर रहा है और सॉल्यूशन से भी, तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 प्लस cos √3/2। अगर देखना चाहें कोसेक 30 माइनस में मतलब हो रहा है सेटिस्फाई, तो कोसेक 30 का वैल्यू होता है हमारा 2, और 2 माइनस 1 बराबर होता है 1, जो कि नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 7x/3x। बोला 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, शांति की आयु 7x है, तो वो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 7x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40। किसका आयु, शांति का। यहाँ से x बराबर हमारा होगा 40 में 5 घटेगा तो 35, 35/7 मतलब कि 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष हमारा x का वैल्यू है। तो अगर 5 वर्ष के बाद कृति की आयु ज्ञात कीजिए, तो कृति का वर्तमान आयु यहाँ पे 3x है, इसका 5 वर्ष बाद, तो 3x प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा, x बराबर कितना, 5 वर्ष, तो 3 गुने 5 प्लस 5 मतलब 5 × 15, 5 20 वर्ष हो जाएगा। कृति की आयु कितने वर्ष के बाद दोस्तों, चलते मार्कर यहाँ पे 5 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं दोस्तों ये सवाल मैंने पहले भी थोड़ा सा देखा इसको बना के, थोड़ा सा इसका आंसर गलत है दोस्तों। क्वेश्चन सेटर जो किया है इसको हम लोग सोचे कि अगर हिंदी में सवाल गलत हो तो अंग्रेजी में हो सकता सही हो, क्योंकि एग्जामिनर अंग्रेजी का वैल्यू देता है, लेकिन अंग्रेजी में भी दोस्तों वही सवाल है जो हमारा हिंदी में है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको बता रहा हूँ मैं, ए हमारा यहाँ पे 3 है, और ये हमारा यहाँ पे 2.5 है, ये हमारा यहाँ पे 4 है, ये हमारा यहाँ पे 6 है, और ये हमारा यहाँ पे 5 है। इसको अगर आप जूम करके जूम क्यों नहीं हो रहा भाई, चलेगा कि नहीं, इसको अगर जूम यहाँ हो नहीं पा रहा दोस्तों, लेकिन मैं देखता हूँ अगर हो जाए कहीं से तो। देखिए यहाँ फोकस कीजिएगा, तो ये हमारा दोस्तों 3 है, ये हमारा दोस्तों 2.5 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 6 है, और ये हमारा 5 है। इसको देखिए, ये हमारा कितना है, 3, ये हमारा 2.5 है, ये हमारा 4, ये हमारा 6, ये हमारा 5 है। इसको जरा सा हम यहाँ से जूम आउट करते हैं भाई, ठीक है। बोल रहा है दोस्तों, बोला कंपनी ए के लिए 2015 से 2016, कंपनी ए जो हमारा दोस्तों इस तरह के डॉट से जो है ना, पूरा ब्लैक ब्लैक पूरा ब्लैक, वो हमारा है कंपनी ए जो हमारा है, ये है हमारा कंपनी ए, और जो डॉट 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 है ये हमारा है कंपनी बी। सवाल बोल रहा है कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक, कंपनी ए सबसे पहले हमारा ए है, 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 2015 में कंपनी का उत्पादन कितना है, 3 है, 3 है ना, और 2016 में कंपनी का उत्पादन कितना है, 2.5 है,
2015 में कंपनी का उत्पादन हमारा कितना है, 3 है। 2016 में कंपनी का उत्पादन कितना है, 2.5 है। ठीक है, बोला कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2.5 है, तो 0.5 का कमी आया है दोस्तों 3 में। और इसी को अगर हम लोग परसेंटेज में बदल दें तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 0 बैठा देंगे, इसको हटा कर, तो 5 6 31 होगा, तो 1/6 गुना 100 है। और इसका वैल्यू होता है दोस्तों 16.66% का क्या आया है, कमी आया है, जो कि उत्तर में दोस्तों नहीं है। एग्जामिनर दोस्तों सवाल क्या बनाना चाह रहा था वो आपको हम बताते हैं। एग्जामिनर सवाल बनाना चाह रहा था कि कंपनी ए नहीं, ए के जगह में हमको ये सवाल बी कह रहा है कि कंपनी बी के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कंपनी बी जो है 2015 में उत्पादन किया है कितना का, 5 का। 2016 में उत्पादन किया है कितना का, 4 का। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, 1 की कमी आई है कितने में, 5 में। तो 1/5 बराबर 20%। उत्तर ए सवाल एग्जामिनर बनाना चाह रहा था, लेकिन ये डेटा गलत पुट कर दिया, बी के जगह में ए पुट कर दिया। और ए के आधार पे हमारा सवाल का सही उत्तर होगा 16.66% की कमी। और ये सवाल दोस्तों गलत टाइप हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टोटल दूरी बटा यहाँ पे टोटल समय। टोटल दूरी दोस्तों अगर यहाँ पे 100 मिनट तक ये चलता है 20 मीटर पर मिनट की चाल से, तो दूरी कितना होगा, 100 गुने 20 प्लस 50 मिनट तक ये आदमी चलता है 70 मीटर पर मिनट की स्पीड से, तो हमारा यहाँ पे इसका दूरी कितना होगा, 70 गुना से हो जाएगा। टोटल समय कितना दोस्तों, यहाँ पे 100 मिनट है, यहाँ पे 50 मिनट है, तो 150 मिनट हमारा टोटल समय है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 गुने 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2000 प्लस 7 बचे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3500 डिवाइडेड बाय 150। 35 10 45 और 10 5500 बटा 150 हमारा ये हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 तिया 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 110। तो 110 बटा 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से क्या होगा दोस्तों, उसकी चाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। दोस्तों टोटल 27 सवाल थे और ये हमारा 26वां सवाल है। अब देखते हैं दोस्तों 27 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है दोस्तों। सारे सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 27 में बोल रहा है दोस्तों कि A/B बराबर 2:3 है। A/B बराबर है हमारा 2:3 और B/C बराबर हमारा है 3:4। हमको निकालने बोल रहा है A/B/C। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर नीचे गुना कीजिए, 2 तिया 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, फिर ऊपर नीचे गुना कीजिए, 3 चक्का 12। अब इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चक्का 12। 2:3:4 किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 4 मीनार वाला, डी दिल्ली वाला। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से टोटल 27 सवाल कंप्लीट हो गए और अगले जो सॉल्यूशन करवाएंगे उसमें हम लोग 18 अगस्त शिफ्ट 1 का जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा मेहनत आपको पसंद आया होगा, और ना भी आया होगा तब भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते रहें और आपकी सफलता की मनोकामना करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।